नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल। बाबा साहब अंबेडकर के जयंती के अवसर पर सारे साथियों को, सुनने वाले साथियों को जन्मदिन का, बाबा साहब के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाणा DYFI को बहुत सारी बधाई कि उन्होंने ऐसे समय में, जब आम तौर पे लोग अपनी चिंता कर रहे हैं या अपनों की चिंता कर रहे हैं, तब उन्होंने सामूहिक चिंतन की बात की है। और फिर बात अगर कोरोना जो आज जिसको लेके हम परेशान हैं, अगर वहीं से शुरू करें तो एक उपदेश है जो हमें लगातार दिया जा रहा है। आज सुबह भी 10 बजे वो उपदेश दिया गया कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है। और शायद यही एक शब्द था जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर लगातार चर्चा करते रहे और कहते रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको ख़त्म करना है। सामाजिक दूरियां बहुत हैं हमारे समाज में, इसको दूर करने के लिए ही उनका जो है पूरा जीवन समर्पित था। और फिर हमें जो है कि योजनाबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने की बात जो है कि कोरोना के माध्यम से सिखाई जा रही है, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि सोशल सॉलिडरिटी होनी चाहिए, सामाजिक एकजुटता होनी चाहिए। और उस सामाजिक एकजुटता के चलते हम जो है कि दिलों को जोड़ें और दूरियों को कम करें। और यही बात है जिस बात को लेकर जो आज जिस तरीके से DYFI ने ये आयोजन किया है, इसके लिए धन्यवाद की बात रहे। अब असली बात पे आते हैं कि आज बाबा साहब का अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और जिस विषय पे चर्चा करने के लिए हम लोग जहाँ पर हैं वो है आज का भारत और बाबा साहब अम्बेडकर। उस पे चर्चा करने से पहले एक बात है जिस बात पे चर्चा हो रही है, जिस बात पे चर्चा हो रही है होनी चाहिए, वो ये है कि मैं जो चर्चा करना चाहता हूँ ये कि जब आमतौर पे बाबा साहब के बारे में बात होती है तो बाबा साहब को संविधान निर्माता तक सीमित कर दिया जाता है। संविधान निर्माण में बाबा साहब का बहुत योगदान है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम उनको संविधान निर्माता तक सीमित कर देते हैं तो उससे उनका जो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो दृष्टि है, उनको जो विचार है समाज के विकास के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में, समाज के विकास के बारे में, वो सारे पहलू जो है को पीछे चले जाते हैं। इसलिए जब संविधान निर्माण की बात होती है तो तब हम बाबा साहब का जो पूरा व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व पे चर्चा नहीं हो पाती है। इसलिए मैं संविधान की भी चर्चा करूंगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोशिश होगी कि बाकी के जो पहलू हैं उन पहलुओं पे भी चर्चा होनी चाहिए। और इसलिए आज जब हम बात कर रहे हैं कि आज के भारत में इस समय अगर देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इस पे चर्चा हो रही है वो कोरोना है। लेकिन मेरी जो बात ये है कि कोरोना अगर ना होता तो भी क्या होता। कोरोना से पहले अगर देखें, लगातार 3-4 महीने, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च के तीसरे सप्ताह तक लगातार इस देश के अंदर कम से कम 700 शहरों के अंदर, और शायद देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जिन राज्यों के अंदर सत्याग्रह ना हो रहे हो। सत्याग्रह हो रहे थे कि ये जो नागरिक संशोधित कानून है
इसको वापस लिया जाना चाहिए, एनआरसी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हो रहे थे कि एनपीआर नहीं होनी चाहिए। ये सत्याग्रह एक अजीब तरह के सत्याग्रह थे और हमारे अपने जीवन में और शायद भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में एक अनोखे सत्याग्रह थे। ये ऐसे सत्याग्रह थे जिन सत्याग्रहों में सरकार के खिलाफ या आमतौर पे जो हम सत्याग्रह देखते हैं कि उनमें एक विद्रोह होता है, इसमें विद्रोह की भावना नहीं थी। ये हमने पहले सत्याग्रह देखे जिन सत्याग्रहों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जा रही थी और बार बार पढ़ी जा रही थी दिन में। ये ऐसे सत्याग्रह थे जिन सत्याग्रहों में हमने देखा कि वहाँ पर राष्ट्रीय गान जनगण मन होता था, जहाँ पर राष्ट्रीय जो झंडे हैं वो झंडे फहराए जाते थे। लेकिन ऐसे आंदोलन को जहाँ पर संविधान की प्रस्तावना की बात होती हो, जहाँ पर कहा जाता हो राष्ट्रगान गाया जाता हो, ऐसे आंदोलनों को, ऐसे सत्याग्रह के बारे में भी ये कहा गया कि ये तो पाकिस्तान का समर्थन से हो रहे हैं। ये कहा गया कि ये बिरयानी खाने के लिए हो रहे हैं। और इस तरीके से ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन को बदनाम करने की जो है कि कोशिश हुई। लेकिन जो बात है हमारी कि ये किसकी तरफ से हो रही थी, ये आम तौर पे ये सरकार की तरफ से हो रही थी। और अगर इससे भी बात चले, अगर इन सत्याग्रहों को थोड़ी देर के लिए अगर और भी पीछे चले जाए, सत्याग्रह से भी पीछे चले जाएं, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। एक महीना पीछे, नवंबर का महीना, नवंबर के महीने में 21 नवंबर को पूरे देश के आदिवासियों ने संसद पर प्रदर्शन किया। उससे पहले उन्होंने हर राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन किए, अपने अपने ज़िलों में प्रदर्शन किए और उनकी मांग थी कि जो वनाधिकार कानून है, इस कानून को ख़त्म करने की जो साजिशें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है, उसको वो साजिशें वापस होनी चाहिए। ये जो वनाधिकार कानून, जिसके तहत उन्होंने एक अधिकार आज़ादी के 60 साल बाद हासिल किया था कि वो जिस भूमि पर रह रहे हैं वह और जिस भूमि पर वो खेती कर रहे हैं उसका उनको मालिकाना हक होना चाहिए। जल, जंगल और ज़मीन से उनको काटने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उस कानून को ख़त्म करने की कोशिश थी और पूरा जो आदिवासी समुदाय है वो पूरे देश भर में उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था। उससे अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, 2 अप्रैल देखते हैं हम, जहाँ पर ये जो अनुसूचित जनजाति का कानून है, जिस कानून के तहत अनुसूचित जातियों को, वंचित तबकों को सामाजिक उत्पीड़न से संरक्षण की राहत मिलती है, उस कानून को जब निष्प्रभावी करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ अगर प्रतिरोध हुआ, लोगों ने कहा कि इस कानून की रक्षा होनी चाहिए, उसके लिए अगर 2 अप्रैल को भारत बंद होता है तो उसके खिलाफ उस पर गोलियां चलती हैं। और उसके बाद इस तरीके से हमने देखा है कि अगर इस पूरे दौर के अंदर अगर हम देखें तो हम इन समुदायों को एक के बाद एक जो है कि सड़कों पर इन आंदोलनों का में हिस्सेदारी करते हुए अगर ही नहीं देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि यही दौर था जिस दौर में ये कहा गया कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये दौर था जिस दौर में हमने देखा कि बलात्कारियों के पक्ष में जो है कि जुलूस निकलते हैं। ये दौर था जिस दौर में हमने देखा कि एक संस्कृत संगठन के प्रमुख कहते हैं कि जो बलात्कार है वो तो इंडिया में होते हैं, भारत में बलात्कार नहीं होते हैं। इस तरीके से बलात्कारियों का समर्थन किया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है कि सारी चीज़ों का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ बाबा साहब के जयंती के अवसर पर, इसलिए कि यही सारे समुदाय हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो महिला हों, चाहे वो आदिवासी हों, ये सारे तबके हैं जो बाबा साहब की चिंतन में थे, बाबा साहब की चिंताओं में थे। और यही तबके हैं जिन तबकों पर पिछले 5 साल में
जब पिछले 5-6 साल में जब से नई सरकार हमने सत्ता में आई है, उन पर इन पर जो है कि हमले बढ़े हैं। और इसलिए जो है कि आज के दौर में जब हम चर्चा करते हैं कि ये जो आज के भारत की अगर चर्चा कर रहे हैं, तो इस भारत की चर्चा में ये सवाल आ रहा है कि पिछले 6 साल के अंदर इन तबकों पर जो हमले बढ़े हैं, अचानक इनके अंदर वृद्धि जो हुई है, इसकी वजह क्या है। मुझे लगता है जब इस वृद्धि के बारे में हम बात करें तो फिर भी हमें बाबा साहब के पास ही जाना पड़ेगा। और बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा के अंदर संविधान को प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने एक चिंता व्यक्त की थी, और वो बड़ी चिंता थी। उन्होंने कहा था कि क्या ये हमारा देश, ये जो आज़ादी हमको मिली है, क्या इस आज़ादी को हम सुरक्षित रख पाएंगे, या कि हम दोबारा जो है कि फिर से गुलाम हो जाएंगे। ये एक बड़ा प्रश्न था जो पहले उन्होंने खड़ा किया, और फिर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां धर्म को देश के ऊपर रखती हैं, या धर्म देश के ऊपर पहुंच जाएगा। बाबा साहब ने चेतावनी दी थी कि अगर राजनीतिक पार्टियां धर्म को देश के ऊपर रखेंगी तो हमारी सुरक्षा, राजनीतिक आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी, और शायद हम फिर से बाबा साहब के शब्दों में कि हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे। अब ये बाबा साहब की चिंता थी, और यही दौर है जब दौर में हम देख रहे हैं कि जब बाबा साहब चेतावनी देते हैं कि हमें धर्म को राजनीति से अलग धर्म को जो है राजनीति से अलग रखना चाहिए, तब इसी दौर है जिस दौर में हमने देखा है कि संविधान की मूल प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता के शब्द को निकालने की कोशिश हुई। यही दौर है जिस दौर में हमने देखा कि नागरिक संशोधन कानून के तहत धर्म को नागरिकता के आधार के साथ जोड़ दिया गया। यही दौर है जिस दौर में हमने देखा कि हमारे गृह मंत्री संसद के अंदर झूठ बोलते हुए कहते हैं कि धर्म का शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आज़ादी के समय धर्म के नाम पर बंटवारे को सहन किया गया, सुरक्षित किया गया था। और हम देखते हैं कि किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द था, उस शब्द को एक गाली के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अब जहाँ से अगर बात शुरू होती है कि जी कहाँ से बात का, जे आज के इस दौर की जो चुनौती है, वो चुनौती क्या है? वो चुनौती ये है कि आज जब हमको नागरिक संशोधन कानून के तहत कहा जा रहा है कि हम इस कानून को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस कानून के तहत हमने जो है कि ये जो कानून है, इस कानून से ये आज़ादी के समय हमने धर्म के आधार पर जो है कि बंटवारे को स्वीकार किया था। तो ये बात किसने शुरू की? 1940 में मुस्लिम लीग ने पहली बार प्रस्ताव पारित किया कि उनको धर्म के आधार पर राज्य होना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाहिए। लेकिन उससे 17 साल पहले 1923 में सावरकर दो राष्ट्र की थ्योरी दे देते हैं, हिंदुत्व की थ्योरी दे देते हैं, और वो कहते हैं कि इस देश के अंदर जो है कि दो अलग अलग राष्ट्र रहते हैं, एक हिंदू राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र, वो एक साथ नहीं रह सकते। और उस समय बाबा साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर बाबा साहब ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये अजीब बात है कि दो धुर विरोधी नेता सावरकर और जिन्ना वो एक बात पर सहमत हैं कि धर्म के आधार पर दो राष्ट्र बनने चाहिए। हाँ, उनके अंदर कुछ असहमतियां हैं कि इनका जो निर्माण है, उस निर्माण की प्रक्रिया को लेकर कुछ असहमतियां हैं, लेकिन दोनों नेता जो धुर विरोधी हैं वो इस बात के लिए सहमत है कि धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा होना चाहिए, दो राष्ट्र होने चाहिए। और बाबा साहब ने तब चेतावनी दी थी कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना होगी, इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र कुछ भी हो वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। और इसलिए बाबा साहब ने चेतावनी दी थी उन सारे तबकों के बारे में जिसका मैंने जिक्र किया कि वो किस तरीके से पिछले 2.5-3 साल से आंदोलन में हैं, पिछले 5 साल में आंदोलन में हैं। उन्होंने कहा था कि
जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कि जब नया संविधान इस देश के अंदर बने तो उस संविधान में ये जो हिंदू बहुसंख्यक समुदाय है, हिंदू बहुसंख्यक के दांतों को पर जो है कि उनके जो उन पर जो है कि दांतों को तोड़ने के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जो वंचित तबके हैं उन वंचित तबकों को संरक्षण मिले। और आज क्या हो रहा है? आज ये कहा जा रहा है कि 2024 तक हिंदू राष्ट्र आ जाएगा। और हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? हिंदू राष्ट्र का अर्थ है कि वो इस देश के अंदर मनुवाद को लाना चाहते हैं। और मनुवाद अगर इस देश के अंदर आता है, मनुस्मृति जो उनको किश्तों में ला रहे हैं, किश्तों में लाने की कोशिश है, उस कोशिश को वो आने वाले दिनों में तेज करना चाहते हैं। और उसका एक पहलू है, जो पहलू है कि किस तरीके से जो समय जिसका मैंने जिक्र किया था कि वो बार बार कहते हैं कि आरक्षण का क्या पुनर्विचार होना चाहिए। अब उसके बारे में अब गोलवर्कर से लेकर भागवत तक सबके अपने अपने तरीके से क्या कहते हैं। गोलवर्कर ने कहा कि डॉक्टर साहब ने तो केवल 10 साल के आरक्षण की व्यवस्था की थी, ये बात उन्होंने 1970 में कही। उसके बाद सुदर्शन ने आके ने कहा कि ये देश की प्रतिभाओं का हनन है, इसकी देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए आरक्षण को ख़त्म होना चाहिए। और भागवत बार बार दोहरा रहे हैं कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात के लिए में जब कहा था आरक्षण की बात करते हुए, उन्होंने कहा था कि वर्ग विभेदी समाज में वंचित तबकों को संरक्षण देना समाज और सरकार की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा था कि इस बात को सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने पहचाना और पेरिस कम्यून में उन्होंने इसको लागू किया। उसके बाद सोवियत संघ की सरकार इसको लागू कर रही है और भारत के संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था उसी आधार पर की गई है। उन्होंने 10 साल की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जब तक ये जो तबके हैं इन तबकों के साथ अन्याय है, वर्ग विभेद है, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। अब ये जो बात करते हैं, कह रहे हैं कि हम जो है कि इससे प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। डॉक्टर साहब ने इसके बारे में क्या किया? डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर उच्च शिक्षा का पैमाना अगर रखा जाएगा तो इसका अर्थ ये है कि वो जो संपन्न जातियां हैं, संपन्न जातियां ही सारे अधिकारों को, सारी सरकारी नौकरियों को, सब जगह सारे पदों को हासिल कर लेंगी। इसलिए नौकरी का जो पैमाना है वो उच्च शिक्षा नहीं होनी चाहिए, उच्च योग्यता नहीं होगी, न्यूनतम योग्यता होगी। न्यूनतम योग्यता के आधार पर तय किया जाएगा। और इस तरीके से उन्होंने इस बात को खारिज किया कि इससे किसी प्रतिभा का हनन हो रहा है। और यही चीज़ है जिस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। और इस चीज़ को जब समझते हैं तो तब हम फिर बाबा साहब के पास आते हैं कि बाबा साहब ने संविधान को लागू होने के दिन एक चेतावनी और दी थी। उन्होंने कहा था कि लोग खुश हो रहे हैं कि हमारे देश का संविधान बन गया है, संविधान लागू हो रहा है, लेकिन मुझे इसको लेकर एक चिंता है कि इस संविधान के लागू होने के साथ ही हमारा समाज एक अंतर्द्वंद की व्यवस्था में पहुंच रहा है, जहां एक तरफ जो है कि राजनीतिक रूप से पूरे देश के अंदर हमने जो है कि प्रत्येक नागरिक को हमने समानता दे दी है, जहां पर एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य है। राजनीतिक रूप से हर नागरिक समान बराबर है, लेकिन जहां पर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से लोगों के बीच में बराबरी नहीं है। और जब तक ये है कि उन्होंने बाबा साहब ने कहा था कि जब तक ये जो गैर बराबरी है, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी को अगर ख़त्म नहीं किया जाएगा तो हमने जो राजनीतिक समानता दी है वो राजनीतिक समानता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी। और आज हालत क्या है? आज हालत देखते हैं कि लोकतंत्र को लगातार सिकुड़ रहा है। इसके सिकुड़ने की 2 बातें हैं जिन बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र के सिकुड़ने के संबंध में कि हमारे जो चुनाव आयोग है,
चुनाव आयोग ने कह दिया है, अभी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी सीमा और बढ़ जाए कि अभी जो है कि लोकसभा के चुनाव में एक प्रत्याशी 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है। और दूसरी तरफ सरकार की अमित सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जो 20 रुपये रोज़ पर अपना गुजारा करते हैं। इसमें से अगर 10% और जोड़ दिए जाएं जो उनसे थोड़ी सी अच्छी हालत में हैं, तो ये संख्या 80% हो जाती है। 80% का अर्थ क्या है कि 130 करोड़ की जनता में 104 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके लिए लोकतंत्र का अर्थ चुनाव के दिन लाइन में खड़े होना और अपनी उंगली पर स्याही लगाना रह गया है। वो लोकसभा में जाने का, वो विधानसभा में जाने का सपना नहीं देख सकते। और इस तरीके से जो है, इस तरीके से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है समाज का जो 80% हिस्सा है, उसको जो है कि लोकतंत्र से बाहर कर दिया गया है पूंजी के बल पर। और हमारा जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। लोकतंत्र जो है कि लगातार इस तरीके से हमारा जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को सिकोड़ दिया गया है। हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को इस हद तक जो है कि उस पर हमले हो रहे हैं कि आज लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एक भयमुक्त समाज हम देते हैं, आज हम भयमुक्त समाज में नहीं बल्कि भययुक्त समाज में रह रहे हैं। प्रश्न करना आज के दौर में अपराध हो गया है। हम कोरोना की चर्चा करें तो हम ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि इस समय हमारे देश में वेंटिलेटर क्यों नहीं है। हम नहीं पूछ सकते कि आज के दौर में ही जब कोरोना की वजह से लोग लगातार वेंटिलेटर की आवश्यकता महसूस हो रही है, तब भी हमारी सरकार 870 करोड़ की लाइट वेट जो है कि मशीन गन खरीदती है इजराइल के से। उसको जो है कि गन की आवश्यकता है, उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता क्यों नहीं है। 5 लाख का है वो जो स्टेन गन है, वो भी लगभग 5 लाख की आती है, लाइट स्टेन गन। और एक जो वेंटिलेटर है उसकी कीमत भी लगभग 5 लाख रुपए है। हम 16,500 हज़ार वेंटिलेटर ला सकते थे, लेकिन वो सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। ये प्रश्न हम सरकार से नहीं पूछ सकते, पूछेंगे तो हम राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। हम सरकार से ये सवाल नहीं पूछ सकते कि जब आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के साथ ये जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो जो बार बार कह रहे हैं कि उनके पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होने चाहिए, वो क्यों नहीं है। हम अपने डॉक्टरों को मास्क प्रदान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम इन सारे प्रश्नों को अगर करेंगे तो इन सारे प्रश्नों का करने का अर्थ यह है कि हम राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र के बारे में क्या कहते थे, ये दूसरा प्रश्न है जिस पे हमें चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। वो चर्चा क्या है? वो चर्चा ये है, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे से जब एक बार पूछा गया कि आप राष्ट्रवादी हैं क्या, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पहले ये बताओ कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है और राष्ट्र कहाँ है। राष्ट्र के लिए 3 आवश्यक तत्व होते हैं, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। उन्होंने कहा था कि ये हमारे समाज में कहाँ है। भारत तो आज की तारीख में जातियों का जमावड़ा है। जातियां भी ऐसी जो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे के साथ खा नहीं सकती हैं, एक दूसरे के हाथ का पानी नहीं पी सकती हैं। और इसलिए जब तक ये जातियों का जमावड़ा रहेगा, हम जो है कि इस राष्ट्र को किस तरीके से राष्ट्र कह सकते हैं। और इसलिए अगर आप कहना चाहते हैं, अगर मुझसे पूछते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ कि नहीं, पहले राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में जाएं, इस देश के अंदर जो है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा लाएं, और जब ये हो जाएगा उसके बाद आकर मुझसे पूछिएगा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ कि नहीं। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं। और दिक्कत ये है कि बिना राष्ट्र के निर्माण के आज हमको जो है कि राष्ट्रवाद की गुटी पिलाई जा रही है, और इसी के खिलाफ एकजुट हुए जाने की आवश्यकता है। जब हम ये की बात करते हैं तो तब एक सवाल और है, जिस सवाल को हम सबसे के साथ
इस समय चर्चा की जाने की आवश्यकता है कि आमतौर पे जब इन सारे सवालों पे चर्चा होती है तो तब अंबेडकर को मानने वाले हमारे साथी भी, हमारे भाई भी, तब एक चर्चा है जिस चर्चा को भूल जाते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि जाति तोड़ो। लेकिन आमतौर पे जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उन आंदोलनों में जो है जाति तोड़ने की बात नहीं है, जाति को जोड़ने की बात होती है। और अगर जाति को जोड़ने की अगर बात होगी तो इसका अर्थ ये है कि हम ये जो समाज के अंदर ये जो मनुवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि जाति टूटेगी कैसे। जाति को अगर तोड़ना है तो फिर मनुवाद की मनुवाद के जो मनुस्मृति है उसको समझना पड़ेगा, और बाबा साहब ने उसको समझा था। ये जो मनुवाद का जो रथ है उस रथ को खींचने के लिए दो घोड़े लगाए गए हैं। एक घोड़ा है शूद्र और दूसरा घोड़ा है महिला। ये दो घोड़े जब एक रथ को एक साथ खींचते हैं तो हमें इस रथ से अगर मुक्ति पानी है तो एक घोड़ा अगर अपनी कोशिश करेगा कि मैं जो है कि इस रथ से बाहर हो जाऊं, तो ये संभव नहीं है। मुक्ति मिलेगी तो दोनों घोड़ों को एक साथ मिलेगी। और डॉक्टर अंबेडकर इसी बात के लिए कहा करते थे कि किसी समाज की प्रगति का पैमाना इस बात पर लगाया जा सकता है कि उस देश के अंदर महिलाओं की हालत क्या है। जो महिलाओं की हालत है उसी से उस समाज की प्रगति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाए, उसका विरोध हुआ। और केवल दिल्ली के अंदर ही ये जो आज लोग सत्ता में हैं, इन्होंने बाबा साहब के 70 पुतले केवल दिल्ली के अंदर जलाए थे हिंदू कोड बिल के सवाल को लेकर। और इस तरीके से जो है कि ठीक है, वो उसके बाद जो है कि अब विस्तार में वहाँ जाने का समय नहीं है कि किस तरीके से जो है कि बाद में बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा और टुकड़ों के अंदर जो है को हिंदू कोड बिल जो है उसको पारित किया गया। लेकिन आज महिलाओं की हालत क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो उस फोरम ने कहा है कि आज की तारीख में अगर ये जो हम जो जेंडर इक्वेलिटी है उस इक्वेलिटी को अगर लाना चाहते हैं तो उस इक्वेलिटी को लाने में इस समय जो प्रगति दर है उस दर के हिसाब से 257 साल लगेंगे, 257 ईयर्स। 257 साल में आकर जो है कि जेंडर इक्वेलिटी हो पाएगी, महिला पुरुष की समानता हो पाएगी। और इसकी जो पिछली रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट कहती थी कि इसको लाने में 202 साल लगेंगे। हमने प्रगति ये की है कि पहले अब जो है कि 55 साल और इसमें लगने वाले। ये जो एक ही काम को जो महिलाओं को जो कम मजदूरी मिलती है, काम का एक समान वेतन का समान काम का समान वेतन वाली जो बात है, इस बात के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कहती है कि अगर महिलाओं को अभी जो दौर है, जिस तरीके की जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में समान काम के लिए जिस काम को पुरुष करता है उसको जितनी मजदूरी मिलती है महिला को भी उतनी मजदूरी मिले, उसके लिए हमें 2277 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 2277 साल तक। तो महिलाओं की क्या हालत है, जिस हालत को हम समझ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि जब हम जो है कि अगर बाबा साहब की शिक्षा को अगर सही ढंग से अगर समझते हैं तो फिर जाति के उत्पीड़न के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को महिला मुक्ति की लड़ाई का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और आम तौर पे हमारी जो विडंबना ये है कि जो वहाँ पर जाति विरोधी आंदोलन होता है वहाँ पर महिला मुक्ति की बात नहीं होती। और जब महिला मुक्ति की बात होती है वहाँ पर जाति के खिलाफ, जात पात के खिलाफ जो चोट होनी चाहिए वो चोट नहीं होती है। और जब तक इन दोनों लड़ाइयों को हम नहीं जोड़ पाएंगे, जब तक ये दोनों लड़ाइयाँ एक साथ नहीं आ पाएंगी, तब तक हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इस लड़ाई के खिलाफ जो है कि दलित और महिला की जो लड़ाई है उस लड़ाई को मिलकर लड़े जाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ जिसको हम जिक्र करना चाहते हैं वो ये है कि मनुवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई को
लड़ते हुए ये हमें समझना पड़ेगा कि इस समय जो मनुवाद है भारत के अंदर, हिंदुत्व जो है वो कारपोरेट की पूंजी के रथ पे सवार होकर आया है। सांप्रदायिकता और कारपोरेट पूंजी की का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ से जो है कि हिंदुत्ववादी ताकतें भी बढ़ रही हैं जो मनुवादी हमले कर रही हैं, और उससे जो कारपोरेट घराने जो है वो घरानों का भी के लिए भी मुनाफा हो रहा है। इस सब के खिलाफ डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? डॉक्टर साहब ने सबसे पहली पार्टी बनाई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और 1938 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसके अंदर जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल पेश किया गया था, ये बिल बाद में जब पेश किया गया था, जब बिल जब संसद के अंदर पेश किया गया था तो भगत सिंह ने उसी बिल के खिलाफ जो है कि असेंबली के अंदर धमाका किया था। लेकिन जब ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पेश किया गया तो उस पर भाषण देते हुए बाबा साहब ने कहा था कि हड़ताल का अर्थ क्या है, हड़ताल के मायने क्या है। उन्होंने कहा था कि इसे समझना पड़ेगा कि ये जो काम है, जो सेवा है, ये दो व्यक्तियों के बीच में अनुबंध है, और उसमें एक व्यक्ति अगर अनुबंध में सुधार करने के लिए के लिए अगर कोई दबाव डालता है तो ये किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। और इस आधार पर अगर मेरी इस परिभाषा से अगर आप सहमत हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप हड़ताल के साथ आपको इस मेरी अगर आप सहमत हैं तो इसका अर्थ ये है कि हड़ताल व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये आज़ादी का दूसरा नाम है। इसलिए हड़ताल पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और ये बात हम आज के दौर में कर रहे हैं जब श्रम कानूनों को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की उस बात जो आज के दौर में भी बहुत क्रांतिकारी है, उन्होंने कहा था कि ये जितने भी इंडस्ट्रियल घराने हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, वो जो अपनी बैलेंस शीट जारी करते हैं, बैलेंस शीट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपना एनुअल बजट, वार्षिक बजट जो है कि पेश करना चाहिए कि उनके एक साल में आने वाली प्लानिंग क्या है, वो प्रोडक्शन क्या करना चाहते हैं, रॉ मटेरियल पे कितना खर्च करेंगे, लेबर फोर्स पे कितना खर्च करेंगे, उनके वेलफेयर पे कितना खर्च करेंगे, कारखाने के विकास में कितना खर्च करेंगे। इसलिए उन्होंने जो कहा बैलेंस शीट नहीं, इनको जो है कि एनुअल बजट पेश करना चाहिए। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी जो बाबा साहब ने कही थी। और तीसरी बात जो बाबा साहब ने अपने भाषण में कही थी कि हमें लोकतंत्र की अगर रक्षा करना है तो व्यक्ति पूजा से बाज आना पड़ेगा। व्यक्ति कितना भी महान हो, लेकिन लोकतंत्र में व्यक्ति व्यक्ति ही होता है। और हम भारत में देख चुके हैं आपातकाल के दौरान, और आज हम फिर देखते हैं कि जब व्यक्ति पूजा होती है तो पहले पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र खत्म होता है, फिर देश के लोकतंत्र पर हमला होता है। ये आपातकाल के दौर में भी देखा और आज के दौर में हम उसको फिर देख रहे हैं। और 40वीं वर्षगांठ जब मनाई गई थी तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी इसकी तरफ इशारा किया था। और अब जो बात है, अपनी बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि जब बार बार कहा जाता है कि इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हुई, वोट बैंक की राजनीति हुई, कहा गया कि कुछ तबकों को आरक्षण के नाम पर जो है कि ललचाया गया, तो उसके बारे में हमारे अपने सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं? सरकार के आंकड़े कहते हैं कि जब आरोप लगता है कि वोट बैंक की राजनीति हुई है, कुछ लोगों को तबकों को तुष्टीकरण किया गया है, तो हमारे देश के अंदर जो औसत आयु है, उस औसत आयु की तुलना में दलितों की औसत आयु 7 साल 1 महीना कम है। आदिवासियों की जो औसत आयु है वो राष्ट्रीय औसत आयु से 4 साल 9 महीने कम है। मुसलमान की जो औसत आयु है वो देश की औसत आयु है उससे 6 साल 1 महीना कम है। हमारे देश के अंदर जितने भी दलित आदिवासी परिवार हैं उनमें से केवल 5% परिवार ऐसे हैं जो 10,000 से ज़्यादा ये उनकी मासिक आय है। 95% लोग जो दलित आदिवासी हैं वो वो जो है कि गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। 65% दलित परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में आज भी नल नहीं है। 66% दलित परिवार ऐसे हैं
के घर में शौचालय नहीं है और हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं? ये प्रश्न है। और इन्हीं प्रश्नों पर जब हम चर्चा करते हैं तो तब ये है कि इन सारे प्रश्नों पर लड़े जाने की आवश्यकता है। और जब इन सारे प्रश्नों पर लड़े जाने की बात होती है तो तब ये पूछा जाता है कि जिस लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा, कौन सही है कौन गलत, वामपंथी, अम्बेडकरवादी, गांधीवादी। तो मेरा इस संबंध में कहना यह है कि ये जो दौर है, ये दौर असहमतियों को तलाशने का नहीं है, ये सहमति के मुद्दे तलाशने का दौर है। अगर हम जानते हैं कि ये जो बाबा साहब ने जिन तबकों के लिए अपना जीवन को समर्पित किया, उन सारे तबके जो है कि आज खतरे, उन पर जो अगर हमले हो रहे हैं, अगर हम देखते हैं कि मनुवादी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, अगर हम देखते हैं कि संविधान खतरे में है, अगर हम देखते हैं कि धर्मश्रेष्ठता खतरे में है, अगर हम देखते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो इस साझा खतरे के खिलाफ अगर हम सब खतरे को समझते हैं तो इस खतरे के खिलाफ लड़े जाने की आवश्यकता है। असहमतियों को तलाशना का अर्थ होता है कि दुश्मन को मदद करना, और इसलिए इस सब के खिलाफ मिलकर लड़े जाने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है कि हमारी जीत होगी। इन्हीं विश्वास के साथ DYFI कोर्स से ये जो आज का जो आयोजन हुआ है उसके लिए मैं DYFI को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और अपनी बात ख़त्म करता हूं। आप सब ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। मानिए अब कैसे करना है?